खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव के उस बयान की कड़ी निंदा की है जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि एनडीए के लोग दलित विरोधी हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि इसीलिए जमुई में महादलित परिवार की महिला को गाली दी गई। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि पांचों जगह से भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो वे पूरी तरह से हार जाएंगे। क्या कर रहे हैं? दलित विरोधी हैं हम लोग। हाँ। बात सही है, वो दलित के बहुत बड़े पक्षधर हैं वो, इसीलिए जमुई में माँ की थी कि किए हैं चिराग प्रसाद। अच्छा, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। 5 जगह से चुनाव लड़ेंगे तो भी हारेंगे। हारना तय है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से जब पूछा गया कि गुरुवार को हाजीपुर में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था, जिसके बाद वहां समाज के लोगों ने उस मूर्ति को दूध से धोया है, तो उन्होंने कहा कि इसी मानसिकता के खिलाफ हम लड़ते रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर लड़ते रहे हैं। निश्चित तौर पर यह मानसिकता राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो डाल है उनकी हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो बिहार को बर्बाद कर चुके हैं। चिराग से जब बरेली से राहुल गांधी की चुनाव लड़ने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जिस तरीके से वह अमेठी में चुनाव हारने के बाद कभी नहीं गए, अब रायबरेली की जनता यह देखेगी कि क्या वहां से वह चुनाव हारने के बाद फिर कभी आएंगे। ऐसे लोगों को वहां की जनता साथ नहीं देगी और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके नाम को लेकर पार्टी में भारी विरोधाभास था। ये सोच उसी मानसिकता को दर्शाती है जिस मानसिकता के खिलाफ हमेशा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ने का काम किया। ये वही सामंती मानसिकता है जिसके खिलाफ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लड़ाई लड़ी। और आज जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से जब मैं पूरे बिहारियों को एकजुट करने की बात करता हूँ, जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार और बिहारियों के विकास की बात करता हूँ। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दावा किया है कि इस बार इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि वह डर से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 जगह से उन्हें पता है कि वायनाड में क्या होने वाला है, इसीलिए वह डर कर दूसरी जगह से भी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार फिर एनडीए की लहर चल रही है जिसमें इंडिया गठबंधन कहीं टिकने वाला नहीं है। एनडीए पूरे बिहार में अपना परचम लहराएगा और 40 की 40 सीट पर जीत दर्ज करेगा। पहले तो इन्होंने पूछा है कैसा माहौल है। एकदम माहौल जो है गदगद है, पूरा एनडीए का लहर चल रहा है, पूरा एनडीए का लहर चल रहा है। सभी लोग गुलबंद हैं, एनडीए के पक्ष में हैं। अब बताएं। राहुल गांधी आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं रायबरेली। तो राहुल गांधी जी नामांकन कर रहे हैं, तो ये तो लोकतंत्र में सब लोग और लोग भी नामांकन कर रहे हैं। नहीं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कहा कि भारत में कहीं भी चुनाव लड़ने उनको जनता का समर्थन मिलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस इंडिया गठबंधन ने उनको प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर लाया था, उनको कहीं समर्थन नहीं मिल रहा है। यह विपक्ष के नेता के तौर पर भी कुछ नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि यह चुनाव पूरी तरीके से हारेंगे और राहुल गांधी रिजेक्ट हो चुके हैं। तेजस्वी यादव के कुछ बयान पर विजय सिन्हा ने कहा कि एनडीए गठबंधन के लोग दलित विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। उनके शासनकाल में दलितों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। उनके शासनकाल में बच्चों के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन आज तक एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। मैं बता दूं कि श्रीमान राहुल गांधी जी देश के किसी कोना से चुनाव लड़ लें, जनता का विश्वास उनको नहीं मिल रहा है और डरे हुए हैं। ये एनडीए गठबंधन के जिसका चेहरा प्रधानमंत्री का राहुल गांधी को लाए हैं, जब वो
आत्मविश्वास नहीं है कि हम वायनाड से जीतेंगे और अब अमेठी और रायबरेली में दौड़ रहे हैं। ऐसे लोग जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा किया है। सम्राट चौधरी ने दावा करते हुए कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जो नीतीश कुमार ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वायदा किया था उसे पूरा किया जाएगा और एक एक व्यक्ति के नाम और लिस्ट के साथ हम लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे कि हमने किस तरीके से 10 लोगों को नौकरी दी। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की सरकार नहीं है कि जो कहे कुछ और करे कुछ। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि जिस अमेठी की सीट पर उनके पूरा खानदान चुनाव लड़ रहे थे वहां से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भाग खड़ी हुई हैं। 2025 के नवंबर में जब चुनाव होगा, 10 लाख सरकारी नौकरी का जो वादा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, एक एक व्यक्ति को 10 लाख का लिस्ट निकाल कर पूरे बिहार के लोगों का बताने का काम करेंगे। और ये गारंटी है, ये लालू प्रसाद जी का राज नहीं है कि 15 साल में 1 लाख लोगों को। अरे ये डर, देखिए ये डर है, यही तो डर है। पहले डर था तो मंदिर तक पहुंचाया हम लोगों ने। जदयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बार फिर से लालू परिवार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से दो हाथ करने को अब एनडीए गठबंधन तैयार हो चुकी है और इसका जिम्मा जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने उठाया है। उन्होंने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि कैसे 15 वर्ष के शासनकाल में राज्य के बीच गुणवान क्षेत्र पर कृषि संबंधी गतिविधि बंद हो गया और 113 चरवाहा विद्यालय खोला गया। उन्होंने साफ तौर पर सवाल पूछा है कि कैसे बीज तैयार करने वाले जगह को लालू और राबड़ी की सरकार ने वहां पर चरवाहा विद्यालय खोला। उन्होंने पूछा कि तेजस्वी यादव क्यों नहीं बताते हैं, क्यों नहीं लालू प्रसाद यादव बताते हैं, और क्या मीसा भारती और रोहिणी आचार्य की जो डिग्री है क्या वह चरवाहा विद्यालय की है। गरीब के बच्चों को चरवाहा विद्यालय में पढ़ाकर खुद कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करवाई, यह राजद के लोगों को बताना पड़ेगा। बीज तैयार करने वाले जो किसानों को समर्पित था वहां बना दिया चरवाहा विद्यालय। तो चरवाहा विद्यालय का फलाफल बताइए ना कि कितने लोग इंजीनियरिंग की परीक्षा पास किया, मेडिकल में गया, यूपीएससी पास किया और माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में कृषि प्रक्षेत्र की उन जमीनों पर बीजोत्पादन किया गया, नए बीज का प्रसंस्करण आया। आज उसके बदौलत ही कर्मण पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया। भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने आज जिला समाहरणालय में नामांकन किया। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा भी आरओ ऑफिस में मौजूद रहे। ढुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी भी उनके साथ समाहरणालय पहुंची, लेकिन वह आरओ ऑफिस में नहीं प्रवेश की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी नामांकन में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब तक वह नहीं पहुंचे हैं। शहर के गोल्फर ग्राउंड में एक जनसभा का भी आयोजन है। सीएम भजनलाल शर्मा का 10:10 पर बड़वा अड्डा हवाई अड्डा हेलीकॉप्टर से पहुंचने का समय निर्धारित था। यहां से वह सीधे जिला समाहरणालय पहुंचते, लेकिन अब तक सीएम नहीं पहुंचे हैं। नामांकन को लेकर कार्यकर्ताओं की भीड़ मेमको मोड़ में जुटी। मेमको मोड़ के गोल बिल्डिंग जाने वाले रास्ते में कार्यकर्ताओं के वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं दूसरी ओर मेमको मोड़ से भूली जाने वाले रास्ते पर कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह करीब 10 बजे से कार्यकर्ताओं का जुटान होने लगा। नामांकन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। समाहरणालय के मुख्य गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों को सिर्फ मुख्य गेट से एंट्री दी गई है। वहीं भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इस समर्थन का चुनाव के नतीजे में परिणाम देखने को मिलेगा। सड़कों पर भीड़ देखकर नजर आए उनके समर्थकों की भीड़ अंतिम में जिला समाहरणालय तक पहुंच गई। राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश के नेता इन दिनों अन्य राज्यों के दौरों पर हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मंगलवार को झारखंड के दौरे पर रहे। सीएम शर्मा वहां पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा और मारवाड़ियों से संपर्क कर रहे हैं। जनसभा के जरिए सीएम भजनलाल ने कांग्रेस पर सीधा हमला किया। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश को भ्रष्टाचार, आतंकवादी घटनाएं, तुष्टीकरण की राजनीति और घोटालों का आए दिन सामना करना पड़ता था। कांग्रेस ने राम को काल्पनिक बताया। अब कांग्रेस की स्थिति दयनीय है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में विकास की रफ्तार पकड़ ली है। देश में रेलवे और सड़कों का ऐतिहासिक विकास हुआ है। मेडिकल कॉलेज की संख्या में भी 5 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता झामुमो के भ्रष्टाचार से त्रस्त है।
चंबई सोरेन की सरकार आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, केवल लूट खसोट में लगी हुई है। जनता ने इस बार लोकसभा चुनावों में झामुमो को हराकर एनडीए को विजय बनाने का मन बना लिया है। दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के मद्देनजर अब उत्तराखंड में भी पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। जहां एक और खुफिया तंत्र को मुस्तैद किया गया है, वहीं शिक्षण संस्थाओं को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसको लेकर उत्तराखंड एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन ने कहा कि हालांकि धमकी वाले मैसेज दिल्ली में प्राप्त हुए हैं, फिर भी एहतियातन तौर पर सभी जिलों में पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। साथ ही शिक्षण संस्थानों की भी निगरानी की जा रही है और ऐसे शिक्षण संस्था जहां पर अधिक संख्या में बच्चे पढ़ते हैं उन पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। उत्तराखंड के रिलेटेड कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है इस तरह के, लेकिन क्योंकि दिल्ली में इस तरह की एक ईमेल के माध्यम से चेकिंग मैसेज आए थे, तो उसको देखते हुए हमने तमाम जिलों को अलर्ट कर दिया था। हमारी तरफ से निर्देशित किया गया था जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, बड़ी संख्या में जहाँ बच्चे जाते हैं, तो उन पर विशेष निगरानी करने के लिए पुलिस को बताया गया है, स्थानीय पुलिस को, और इस संबंध में कार्रवाई की जाए। जुलाई से नवंबर माह तक का समय डेंगू वायरस के संक्रमण के लिए अनुकूल होता है। पिछले वर्ष डेंगू संक्रमण इस कदर बढ़ गया था कि स्वास्थ्य विभाग को बेड व अन्य व्यवस्थाओं के लिए खूब मशक्कत करनी पड़ी। वहीं स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल भी खड़े किए गए, जिसको देखते हुए इस वर्ष राज्य में डेंगू व चिकनगुनिया के मरीजों को देखते हुए उनकी रोकथाम व उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि जिलाधिकारियों व सीएमओ को 20 महत्वपूर्ण बिंदुओं की गाइडलाइंस जारी की गई है। साथ ही स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार लगातार डेंगू व चिकनगुनिया रोकथाम के लिए लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। प्रदेश में जारी की गई एडवाइजरी को लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार वक्त रहते डेंगू और चिकनगुनिया के संबंध में एसओपी जारी की गई है। डीएम, सीएमएस, नगर निगम इत्यादि को एसओपी से अवगत कराया गया है। उन्होंने बताया कि इनमें कुछ बातें प्रमुखता से रखी गई हैं। सबसे जरूरी, पानी को कहीं पर भी एकत्रित न किया जाए जिससे लार्वे पनपते हैं। वहीं जहां स्थिर पानी होता है वहां कार्यवाही की जाए। उन्होंने बताया कि अस्पतालों को भी निर्देशित किया गया है कि पर्याप्त बेड रखें और आइसोलेशन वार्ड भी तैयार करें। वहीं डीएम को अवगत कराया गया है कि 50-50 घर का जोन बनाकर रेगुलर मॉनिटरिंग की जाए। ये आदेश भी पारित किए गए हैं। देखिए, अभी हमने फर्स्ट जो बूंदाबांदी अभी हुई है उसी के चलते जो है हमने टाइमली इस बार डेंगू और चिकनगुनिया के संबंध में एसओपीज़ जारी किए हैं। और ये एसओपीज़ ना सिर्फ रिस्पेक्ट टू डीएम्स को और सीएमओस को बल्कि बाकी जो नगर निगम इत्यादि हैं उनको भी हमने ये इन एसओपी से अवगत कराया है। इसमें 3-4 बातें हमने प्रमुखता से रखी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, हमने करनाल में सरदार त्रिलोचन सिंह कांग्रेस के अच्छे और मजबूत उम्मीदवार मनोहर लाल के खिलाफ भी लड़ चुके हैं चुनाव। त्रिलोचन सिंह ने मनोहर लाल के खिलाफ अर्जित किए थे लगभग 38,000 मत। त्रिलोचन सिंह से कांग्रेस के संसदीय उम्मीदवारों को होगा लाभ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक हैं सरदार त्रिलोचन सिंह। त्रिलोचन सिंह को कांग्रेस प्रदेश में सिख चेहरे के रूप में करेगी इस्तेमाल। दक्षिण दर्पण ने पहले ही दिया था संकेत, त्रिलोचन सिंह को मिल सकती है टिकट। नमस्कार, दक्षिण दर्पण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं करनाल उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर। जब चुनाव होते हैं तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस पार्टी ने टिकटों को बंटवारा सोच समझकर और सक्षम उम्मीदवारों को ध्यान में रखते हुए किया है। जाहिर है कि जिस पार्टी की टिकट अच्छी बढ़ जाती है उसको लेकर आम राय यह है कि उसे आरंभ में ही बढ़त मिल जाती है। हरियाणा में संसदीय चुनाव में कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह माना जा रहा है कि पार्टी के नेताओं ने टिकट बांटने में गफलत का परिचय दिया है और नेताओं की आपसी खींचतान सामने आई है। इसके अलावा कमजोर और एक नेता विशेष की पसंद के उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। दूसरी ओर यह माना जा रहा है कि कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर टिकट बांटी है। कांग्रेस ने जहां पंजाबी उम्मीदवार के खिलाफ पंजाबी को मैदान में उतारा, गुर्जर के खिलाफ गुर्जर को मैदान में उतारा, इसी तरह ब्राह्मण के खिलाफ ब्राह्मण को मैदान में उतारकर कांटे से कांटा निकालने की व्यावहारिक और सार्थक कोशिश तो की ही है, मजबूत और राजनीति में परिपक्व लोगों की भी अधिमान दिया है। पटना में आज लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के सफलतापूर्वक संचालन हेतु प्रशिक्षण सत्र का आयोजन। डीएम द्वारा पदाधिकारियों को कर्तव्य बोध का पढ़ाया गया पाठ। आपस में सुदृढ़ समन्वय स्थापित कर निर्वाचन संबंधी दायित्वों का बखूबी निर्वहन करने का दिया गया संदेश। जिलाधिकारी ने कहा, सेक्टर पदाधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया की रीढ़, निर्वाचन प्रबंधन के लिए वे उत्तरदायी।
स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण लोकसभा चुनाव कराना सर्वोच्च प्राथमिकता। संपूर्ण तंत्र इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिला पदाधिकारी पटना श्री शीर्षद कपिल अशोक के निर्देश पर आज श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 हेतु प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। बाढ़ मोकामा के सेक्टर ऑफिसर्स यहाँ पे आए हैं जो मुंगेर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी जो चुनाव हो रहा है 4th फेज़ में, उसके लिए ये ट्रेनिंग दिया। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। बेसिकली ईवीएम रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल सेक्टर ऑफिसर्स को हम बता रहे हैं कि किस तरीके से हमको ईवीएम रिप्लेस करना है पोल डे में अगर कोई ख़राबी आती है मॉक पोल के दौरान या ड्यूरिंग द पोल। एट द सेम टाइम जो है हमारे रिजर्व ईवीएम्स होते हैं उसको वो किस तरीके से रखना है, किस जगह पे रखना है, ये ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर P1 P2 के साथ जो है किस तरीके से जो है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजधानी में कैश जब्ती की कार्यवाही। हनुमानगंज पुलिस द्वारा की गई पहली कार्यवाही। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता में पुलिस सक्रिय। चेकिंग के दौरान कार सवार युवक को रोका गया। 1,75,000 नकदी की बरामद। हनुमानगंज क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी चौराहे पर चल रही थी चेकिंग। बरामद हुई नकदी की सही जानकारी नहीं दे पाया युवक। शाजापुर का रहने वाला है युवक का नाम है मुकुंद विश्वकर्मा। FST टीम द्वारा राशि को विधिवत तरीके से जब्ती की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही थाना हनुमानगंज में पदस्थ SI विवेक शर्मा, आरक्षक अजय तिवारी, आरक्षक गौतम सिंह सिकरवार और FST दल जोन 3 के प्रभारी राजेंद्र सिंह परमार द्वारा की गई। भोपाल से बड़ी खबर। झेलम एक्सप्रेस में बम की खबर। रानी कमलापति स्टेशन पर झेलम एक्सप्रेस में बम की खबर थी। GRP RPF टीम के द्वारा जब तलाशी ली गई तो बम की अफवाह झूठी निकली। स्टेशन पर पैसेंजर हुए परेशान। झूठी खबर फैलाने वाले की पुलिस को तलाश। पुलिस टीम जांच में जुटी। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारत वर्ष के साथ। नमस्कार।